माफ कीजिएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, 10 से 1.5 मिनट। संजीव प्रसाद जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, गुड्डू पासवान जी, भोला सिंह जी, गुलशन कुमार सिंह जी, अरुण सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, राजीव कुमार कुशवाहा जी, नीरज कुमार जी, निरंजन कुमार जी, हंसराज जी, किरण गुप्ता जी, मोहम्मद सादर खान जी, सैद मंसूरी जी, मुकेश पासवान जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले कार्यक्रम में आपकी जो इतनी भारी उपस्थिति है और इस उपस्थिति को देखकर हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। तो आप सब लोगों ने इतनी भारी उपस्थिति यहाँ देकर हमारे हौसला को बढ़ाया, इस बात के लिए हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। वैसे सीतामढ़ी के लोगों पर मेरा भरोसा बहुत पुराना है। मुझको याद है वह दिन भी जिस वक्त, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि जब से हम लोगों ने अभियान की शुरुआत की, राम लक्ष्मण बाबू तब से हैं। उस वक्त भी 2009 में लोकसभा का चुनाव एक अलग पार्टी हमने बनाई थी और बिहार में कई जगह उस पार्टी की ओर से हमने उम्मीदवारी दी थी। और उस वक्त भी एक ऐसा उम्मीदवार जो पटना से लाकर हम लोगों ने दे दिया और 40,000 से भी ज़्यादा वोट लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी के लोगों ने दिया था। अलग बात है कि उनकी पहचान बन गई और बिहार विधानसभा में बाद में किसी और दल से सदस्य भी हो गए। तो उस वक्त से इतना प्यार स्नेह सीतामढ़ी के लोगों का मिलता रहा है। देखिए, आपका जो ऋण मेरे ऊपर है, उपेंद्र कुशवाहा आजीवन इस ऋण को नहीं भुला सकता है। आजीवन हम आपके प्रति आभारी हैं। बाद में भी 2014 में हमने जिसको कहा उसको आप लोगों ने सीधे यहाँ से उठाकर, सीता मैया की धरती से उठाकर भारत के पार्लियामेंट में भेज दिया। हमेशा ही आपने सहयोग किया। इस बार भी विधानसभा का चुनाव हम लोग अलग से लड़ रहे थे, विपरीत परिस्थिति थी हमारे लिए, लेकिन फिर भी ठाकुर धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, 20,000 से ज़्यादा वोट इनको आया। और भी जहाँ जहाँ चंद्रिका पासवान जी, सम्मानजनक वोट सब जगह आपने दिया। जो हमारी अपेक्षा थी उस वक्त, कहीं आपने निराश नहीं किया। तो सीतामढ़ी के लोगों का जो स्नेह और प्यार है, हमेशा यह स्नेह प्यार का मैं कायल हूँ, कायल रहूँगा। भाइयों और मित्रों, हम लोग जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, इस राजनीतिक परिस्थिति में आप सब लोगों से कुछ आग्रह करने के लिए आए। जब जब हमने कहा या आपने साथ दिया, लेकिन आपने भी देखा होगा कि हम लोग संघर्ष के समय, क्योंकि आप हर संघर्ष के गवाह रहे हैं, कभी हमने पटना बुलाया, कभी सीतामढ़ी बुलाया, हमेशा आप लोग आए। हर संघर्ष के आप गवाह रहे। संघर्ष के दिनों में जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया, आपके साथ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किया। सत्ता में जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा उन मुद्दों को भूलने का काम कभी नहीं करता है, यह आप लोगों ने देखा होगा। हमेशा उन मुद्दों को हम याद रखते। अभी हम आए थे, इस कार्यक्रम के पहले सीतामढ़ी में हम आए थे जब शहीद रामफल मंडल साहब की जयंती थी।
जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम था उनके गांव में हम लोग गए थे और वहां जाकर कुछ देर रहे। कार्यक्रम में सभी पॉलिटिकल के पार्टी के लोग वहाँ, जैसे गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, तो उस धरती पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उपस्थित थे। लेकिन बाकी लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ भी जाकर जिन चीज़ों को उठाने का काम हमने वहाँ किया, उसके पहले भी शहीद रामफल मंडल को जो सम्मान मिलना चाहिए पूरे प्रदेश में, यह सम्मान अभी तक नहीं मिला। वहाँ सभी राजनीतिक दल के लोगों ने यही बात कही, सब लोगों ने कही। अब बाकी लोग सिर्फ वही कहते हैं, आगे जाकर भूल जाते हैं कि याद रखते हैं, आप जानिए। लेकिन हम लोग उन दिनों वहाँ भी हम लोग याद रखे हुए थे। पटना में भी हमारे साथी यहाँ से गए और महामहिम राज्यपाल से मिलकर भी शहीद रामफल मंडल साहब का सम्मान कैसे आगे रहे, कैसे आगे आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, इसके लिए जो कुछ भी हो सकता था हमने आग्रह किया है। और आज भी हम इस मन से कहना चाहते हैं। उस वक्त हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से कुछ मांग रखी। उसमें एक प्रमुख मांग थी, सीतामढ़ी में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रस्तावित है, जब भी बनकर तैयार हो उस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद रामफल मंडल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यह मांग हमने तब भी रखी थी और आज भी इस मंच से इस मांग को हम दोहराते हैं। भाइयों और मित्रों, जब जब जो बात हमने कही, क्योंकि हमारे लिए अलग बात है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं जिनका स्वार्थ नहीं सत्ता है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में है तो कुछ विशेष मिशन को लेकर है, अपने स्वार्थ के कारण नहीं। अगर स्वार्थ के कारण उपेंद्र कुशवाहा होता तो राज्यसभा 4 साल से ज्यादा समय बचा हुआ था, सदस्यता छोड़कर सड़क पर नहीं आता। भारत सरकार के मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर कोई वार्ड का मेंबर है तो छोड़ना ही नहीं चाहता है, और भारत सरकार का मंत्री पद, राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर नहीं आता। और इस बार भी जब राजनीतिक लाइन हमने बदलने का काम किया तो मुझको लगा कि नैतिकता कहती है कि हम बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं, उस जगह को त्याग कर हमको जनता के बीच जाना चाहिए। हमने एक क्षण भी देर नहीं किया और बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हम चले आए। हमने कभी व्यक्तिगत जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, जो स्वार्थ होता है, उसका ख्याल नहीं किया। हमने हमेशा जनता के सवालों को का ख्याल करने का काम किया और आगे भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। अभी यहाँ से कई तरह की बात की गई। आज देखा हमने कि अखबार में या किसी मीडिया में यह भी छपा है और एक साथी ने यहाँ से बोलते बोलते कह दिया कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो 4 लाख से जीतेंगे। भैया, अपनी पार्टी के उम्मीदवार का क्या मतलब है? हमारा मिशन आज की तारीख में, जो आज का मिशन है, वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम है। यह मिशन है और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, इससे यह मिशन नहीं पूरा होता है। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। यह मिशन हमारा है और इस मिशन को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति केंद्रित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों का हित कैसे सधे, जो मुद्दा आपका है, जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं, उस विचारधारा को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और हम और हमारी जमात के लोग इसी के लिए राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत हित की राजनीति नहीं करते, जाति हित की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है
कि अगर समाज में किसी जात के लोग पीछे हैं, जिनको राजनीति में हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली ठीक से, उनके लिए हिस्सेदारी की बात जरूर होनी चाहिए, यह संविधान सम्मत बात है। लेकिन ऐसा करते हुए और भी कौन कौन वंचित समाज के दूसरे लोग भी हैं, दूसरी जात के लोग भी हैं, सिर्फ आप ही के जात के, मेरी जात के या कुछ एक दो जात के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी तक राजनीतिक भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। सबकी बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी भी बात हो पाएगी। अगर अकेले अपनी बात कीजिएगा तो कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। सबकी बात, जो भी दबे कुचले लोग हैं, तमाम जाति धर्म के लोग जो अब तक वंचित हैं, जिनको सत्ता में ठीक से भागीदारी नहीं मिल पाई, जिनको हक नहीं मिल पाया, वैसे तमाम लोगों की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और वैसे लोगों की बात, सबकी बात बने, इसके लिए डॉक्टर लोहिया की उस बात को याद रखना पड़ेगा कि जात से नहीं, जात से जमात की ओर हमको चलना पड़ेगा, जात से जमात का निर्माण करना पड़ेगा। तो जात से जमात का निर्माण कैसे हो, इस पर ध्यान हम सब लोगों का केंद्रित होना चाहिए। और लोग भी हुए प्रदेश में जिनको बिहार की जनता ने कितना समर्थन किया था, कितना समर्थन किया था, लेकिन कहां चले गए? जात जात करते हुए कहां चले गए? जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा यहां से हुई। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर जिनके ऊपर भरोसा किया, जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला, उतना बड़ा समर्थन जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला था। तमाम जात धर्म के लोगों ने, तमाम दबे कुचले पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, इतनी मजबूती से लोगों ने साथ दिया। लेकिन लोगों का जो साथ मिला, समर्थन मिला, क्या हुआ? कहां से चले थे, कहां पहुंच गए? चले थे कहां से? गंगोत्री से चलते हुए और एक सीधे जो गांव का नाला होता है वहां तक पहुंच गए। तमाम जाति के लोगों ने साथ दिया, दबे कुचले शोषित पीड़ित सब लोगों ने। लेकिन करते 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 आज सच बात यह है कि वास्तव में यादव समाज के भी सब लोग लालू जी के साथ नहीं खड़े, क्योंकि परिवार में सीधे सीमित हो गए, सीधे परिवार में सीमित हो गए। तो कहां चले गए? कहां से चले थे? समर्थन इतना बड़ा मिला था और चले गए, परिवार में सीमित हो गए। और परिवार में भी सीमित हो गए तो एक पुश्त के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इस काम में दोनों हाथ से लग गए, दोनों हाथ से लग गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? आज जिस तरह की परेशानी झेल लें, जिस तरह की परेशानी झेल लें, बीच में तो एक परिस्थिति बन गई थी। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए, हम लोगों ने माथा ठोक लिया था, क्या हो रहा है। हमने बार बार उनको सचेत करने का प्रयास किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि कम से कम ऐसी भूल मत कीजिए। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। जितनी बात हमने उस संदर्भ में उस समय कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। लेकिन हमें खुशी है और इस भरे मन से नीतीश कुमार जी ने फिलहाल अभी एक सप्ताह पहले जो निर्णय लिया, इस निर्णय के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बीच में जो भटकाव आया था, उस भटकाव के कारण जो रास्ता, जिस रास्ते पर नीतीश जी बढ़ चले थे, वह बिहार के हित में नहीं था। 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लौट आए। हमने कहा उस समय कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है,
जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कर सकता है, लेकिन 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार लौटे यह कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कहा उस समय। तो चलिए, हमें खुशी है कि फिर से रास्ता में बदलाव हुआ और बिहार आज सब लोगों के मन में राहत की सांस आई। तो एक अच्छा काम हुआ है। तो हम बार बार आग्रह करते, हमने नीतीश जी से, जब हम सत्ता में थे, भारत सरकार में जब मंत्री थे, उस वक्त भी एनडीए में हम लोग एक साथ उस समय भी हुए थे, और तब भी हम जिन मुद्दों की बात करते हैं, हम भारत सरकार में रहते हुए भी शिक्षा के सवाल को लेकर हमने बार बार बिहार की सरकार से कहा था, बार बार हमने शिक्षा सुधार की बात की थी। आज नीतीश कुमार जी की सरकार शिक्षा के संदर्भ में उन्हीं बातों पर चल रही है जो बात हमने उस समय कही थी। जो मांग हमारी थी शिक्षा सुधार के संदर्भ में, किसी साथी के घर में पुराना मांग पत्र मेरा पड़ा हुआ होगा, मीडिया के बंधु भी आपके पास भी पुरानी फाइल होगी, उलट कर देखिएगा। जितनी बात शिक्षा सुधार के संदर्भ में मांग के रूप में हम लोग उस समय रख रहे थे, उन्हीं मांगों को अब धीरे धीरे आज की राज्य की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब करते जा रही है। जो हमारी मांग थी, उस मांग में सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहले हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया उस समय चल रही थी, हमने आपत्ति व्यक्त की थी उस समय कि जो बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आ ही नहीं सकते, आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बार बार कहा इस प्रक्रिया को बदलने का काम कीजिए। उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। हमने उस वक्त कहा था उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल करने का काम किया। हमने उस वक्त कहा था, राज्य की सरकार ने आज करने का काम किया। लेकिन आज जो किया राज्य की सरकार ने, इसके चलते नौजवान लोग थोड़ी परेशानी में आए। उस वक्त अगर कर लिया गया होता तो नौजवानों को भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि माइंड मेकअप रहता, हमको इसी रास्ते से शिक्षक बनना है। बीच में तो ऐसी ऐसी बातें की गई कि नौजवानों के मन में भरोसा जगा कि और रास्ता है, तो लोग मन में सोचने लगे और अचानक से परीक्षा ला दी गई तो लोग परेशान हो गए। अगर उस वक्त यही बात हमारी मान ली गई होती तो न तो नौजवान लोग परेशान होते और न शिक्षा का इतना नुकसान हुआ होता। तो मांग अब हमारी मानी जा रही। अभी 3 दिन पहले हमने अखबार में देखा, कहा गया जो बात हमने उस समय कही थी कि नए लोगों की बहाली नए तरीके से, लेकिन जो लोग बहाल हो गए हैं उनकी परीक्षा, पात्रता परीक्षा ली जाए। हमने उस समय कहा था, उस वक्त कहा था, लेकिन हमने तब यह भी कहा था कि जो शिक्षक लोग बहाल हो गए, संभव है कि पात्रता परीक्षा में पास कुछ लोग नहीं भी कर पाए, लेकिन जो लोग बहाल हुए हैं अगर ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, तो कोई खुद से शिक्षक बनकर विद्यालय में पढ़ाने नहीं चला गया है। सरकार ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिस प्रक्रिया के चलते नौजवान लोग चले गए विद्यालय में। तो अगर कहीं दोष है इस बात के लिए तो उन लोगों में नहीं है जो लोग शिक्षक बन गए, सरकार की प्रक्रिया का दोष है कि ऐसे लोग वहां चले गए। इसलिए हमने कहा कि पात्रता, उस वक्त कहा कि पात्रता परीक्षा जरूर लीजिए, लेनी चाहिए, हमने सुझाव दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि पात्रता परीक्षा में जो शिक्षक जो फेल कर जाएंगे उनको भी सरकार उनकी नौकरी को समाप्त नहीं करे, उनको भी सरकार बर्खास्त नहीं करे, क्योंकि उनका भी परिवार है और वैसे लोग सरकार की प्रक्रिया के कारण वहाँ गए हैं, खुद से नहीं चले गए, उनका परिवार है। हाँ, ठीक है कि उनके रहते शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए। पात्रता परीक्षा जो नहीं पास कर पाए उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन नौकरी से हटाकर उनको घर भेज दिया जाए यह भी उचित नहीं है। तब हमने उसी वक्त सुझाव दिया था, आज से 5 साल पहले,
सुझाव दिया था कि वैसे लोग जो पात्रता परीक्षा में फेल कर जाएं, उनको किसी दूसरे विभाग में जहां गैर शैक्षणिक काम होता है, पढ़ाई लिखाई का संबंध नहीं है, वैसे विभाग में उनकी नौकरी को भी सरकार पक्का करने का काम करे, उन विभागों में उनको उनका सामंजन करने का काम करे। और आज भी हम इसी राय के हैं। हमने 3 दिन पहले कहा है सरकार से, जो हमने देखा मीडिया में इस तरह की खबर आई कि शिक्षा विभाग की किसी कमेटी ने एक सुझाव दिया है, अनुशंसा हुई है उनकी ओर से कि पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जो पास करेंगे उनकी नौकरी राज्यकर्मी के रूप में हो जाएगी, और जो पास नहीं करेंगे उनको उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, नौकरी समाप्त करने का निर्णय गलत निर्णय हो जाए, उनको ही रखा जाए, यह भी निर्णय गलत होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो प्रभावित होगी ही। और बच्चा कौन है? आपके हमारे घर का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, उनकी शिक्षा भी ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पात्रता परीक्षा पास नहीं करता है, उनकी नौकरी समाप्त करने का फैसला यदि होता है, तो यह भी अन्यायपूर्ण कदम हो जाए। उनकी नौकरी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, दूसरे विभाग में उनका भी सामंजन होना चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी हम इस मांग पर अडिग हैं। हम चाहते हैं हर तरह से शिक्षा में सुधार हो। आगे आने वाले दिन जितनी ताकत बिहार के लोग हमको देंगे, जिस रूप में भी देंगे, शिक्षा में सुधार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, सबसे पहली प्राथमिकता होगी। भाइयों और मित्रों, हम भारत सरकार में मंत्री होते हुए भी एक आध सवाल और उठाते थे, बहुत सारे सवाल हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग उठाते रहते हैं। नौजवानों के रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल है, गरीब लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, इलाज का सवाल है। भारत सरकार ने भी कई निर्णय लिए हैं स्वास्थ्य के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कितना अच्छा निर्णय, बिहार की सरकार ने भी कुछ इस तरह के निर्णय लिए हैं। तो स्वास्थ्य के मामला में अच्छा काम हो रहा है कुछ, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इस तरह के जो मांग है, नौजवानों के रोजगार का सवाल, इस तरह की जो मांगे हैं, उनके बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के लोग सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन एक विषय ऐसा है जिस विषय को एक राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठाता है। हाँ, व्यक्ति के रूप में कई लोग अब उठा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में कोई नहीं उठा रहा है। हम भारत सरकार में जब मंत्री थे तब यह सवाल हमने उठाने का काम किया। जो गरीब लोगों की भागीदारी का मामला, सत्ता में भागीदारी का मामला, सत्ता में भागीदारी का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं होता है। सत्ता का और भी कई अंग है, और सत्ता का जो अंग है उसमें आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका। आज की तारीख में तमाम जगह धीरे धीरे भागीदारी समाज के सब वर्ग की हो रही है, क्योंकि चाहे भारत की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ निर्णय लिए हैं, और उन निर्णयों का परिणाम है कि हर जगह तो भागीदारी हो रही है। न्यायपालिका में नीचे के स्तर पे तो भागीदारी हो रही है, जहाँ तक राज्य सरकार का जुरिस्डिक्शन है वहाँ भागीदारी हो रही है। लोग बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। जिला स्तर के जो न्यायालय हैं, उसके नीचे के जो न्यायालय हैं, उसमें तो लोग जज बन रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका में सबसे बड़ी संस्था है, कोई गरीब आदमी जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। पहले निचली अदालत में जाता है, वहाँ से अगर न्याय नहीं मिला तो उसके बाद ऊपर की अदालत में जाता है, वहाँ से भी नहीं न्याय मिला तो हाई कोर्ट जाता है, और अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट जाता है। यही न्याय की प्रक्रिया है हमारे। नीचे से चाहे आप किसी भी तरह से न्याय हासिल कर भी लीजिए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते आपको न्याय मिल ही जाएगा, गरीब लोगों को न्याय मिल ही जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और रोज हम लोग देखते रहते, और ऐसा इसलिए है खास करके जो वंचित समाज के लोग हैं,
जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपवाद के लिए कभी कभी इन वर्गों से कोई जज बन जाता है। एक आध अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, महादलित समाज का, महिलाएं, एक आध कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है। जो सबसे महत्वपूर्ण न्याय की जगह वहाँ नहीं बनता है जज इन वर्गों से। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता है कि जज बनने की जो वहाँ प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं, वह व्यवस्था बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। जो लोग पहले से जज हैं, रिटायर करने वाले होते हैं, उन्हीं के हाथ में ताकत है। जिनका नाम पर्ची पर लिख कर दे देते हैं, वही अगला जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कोई गरीब परिवार का जज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का परिणाम है कि नहीं बन रहा है, और उसमें सिर्फ अति पिछड़ा दलित या महिलाएं ही जज नहीं बन रही, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था है वहाँ, उस व्यवस्था के तहत कोई गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार का ही कोई नौजवान, कोई भूमिहार परिवार का नौजवान, कोई राजपूत परिवार का नौजवान भी पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, अगर गरीब परिवार से आता है, कोई पहुंच नहीं है उसकी, पैरवी नहीं है उसकी, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता। आज यही व्यवस्था है, और इसी का परिणाम है कि देश भर में सिर्फ 300 साढ़े 300 परिवार के लोग ही अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन रहे हैं। हमने इस व्यवस्था के खिलाफ उस वक्त भी आवाज उठाने का काम किया था, और याद होगा 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस पर गया था, और भारत की सरकार ने निर्णय लिया उस व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन उस वक्त पार्लियामेंट से किया भी गया, लेकिन इतनी बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट, इतनी ताकतवर संस्था है कि कई बार भारत सरकार के निर्णय को भी बदल देती, और बदल दिया। पार्लियामेंट से पारित हुआ, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ नई व्यवस्था लाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब ने एक कलम से खारिज कर दिया और कहा कि हम इसको नहीं मानते। अब समझिए कितनी बड़ी संस्था है। भारत सरकार के निर्णय को भी पलटने की ताकत उसके पास है, संविधान ने उनको दिया है। तो इतनी बड़ी जो संस्था है, उस संस्था में जब तक दलित परिवार का व्यक्ति जज नहीं बन रहा है, जब तक अति पिछड़ा परिवार का जज नहीं बन रहा है, जब तक महिलाएं जज नहीं बन रही, जब तक गरीब किसी जात का हो जज नहीं बन रहा है, तब तक यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है कि नहीं है अन्यायपूर्ण, तब तक पूरे तौर पे अन्यायपूर्ण है। और हम उस वक्त भी इस मांग को उठाते थे, और आगे आने वाले दिनों में बिहार में जितनी ताकत उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, किसी भी रूप में इन सवालों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा हमेशा मजबूती से आगे भी सवाल उठाता रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का काम करना है। इसलिए आप सब लोगों से हम ताकत मांगने आए, आप सब लोगों से आग्रह करने आए। जब जब जरूरत पड़ी है आपने ताकत देने का काम किया, जब जब जरूरत पड़ी है आपने ताकत देने का काम किया। हमारा ध्येय नहीं है, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा, कि कौन व्यक्ति यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हो जाए, ध्येय हमारा नहीं। हम तो 40 में 40 पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी का फैसला है कि बिहार में 40 में 40 लोकसभा की सीटें हैं। तमाम जगह हम अपनी तैयारी करें, हमारी पार्टी का संगठन हर जगह मजबूती से खड़ा हो, ताकि गठबंधन में जहाँ जहाँ हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी वहाँ उनको जिताने का काम हमारे लोग करेंगे, और जहाँ जहाँ एनडीए गठबंधन में दूसरे दलों की ओर से उम्मीदवारी होगी वहाँ भी मजबूती से उनको जिताने का काम हमारे लोग करेंगे। तो उस हिसाब से 40 में 40 जगह हमारी तैयारी। हम वैसे लोगों में नहीं, हमको मिला तो ठीक और नहीं मिला तो पहाड़ टूट गया। अरे भैया, प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी जी को, तो यहाँ एनडीए गठबंधन में किसी पार्टी का उम्मीदवार होगा वह जीत कर जाएगा। कुल मिला जुला कर पूरे बिहार में 40 में 40 जीत कर जाएगा, तभी तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।
इसलिए कुछ लोग हमारे बीच के भी नौजवान फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप लिखते रहते हैं। भैया अनाप शनाप मत लिखो, अनाप शनाप लिखोगे तो देर सवेर तुम्हारा भी नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। ऐसे नहीं राजनीति होती है। राजनीति में सबको ले चलना पड़ता है, ले चलना चाहिए। अगर सबको ले चलने की सलाहियत जिसमें नहीं हो उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की सलाहियत जिसमें नहीं हो उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो लोग हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है, रहनी चाहिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, लेकिन जहाँ चुनाव करना हो, चुनना हो कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और समाज की इच्छा आकांक्षा दोनों में जब टकराव हो तो समाज की इच्छा आकांक्षा को ऊपर रखना चाहिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पीछे रखना चाहिए। इसी मकसद से, इसी तरह से राजनीति होती है। और तभी ऐसा होगा, तभी जाकर आपका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। तब जाकर अच्छा समाज बने, तब जाकर अच्छा समाज बने। तो आज की तारीख में इसी मिशन को लेकर हमारी पार्टी आगे चल रही है। समाज के तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। और जो न्याय से वंचित लोग हैं, जो लोग भी, उनको कैसे न्याय मिले, सत्ता में उचित भागीदारी उन तमाम लोगों को कैसे मिले, इस बात के लिए कोशिश करना है। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है कि हम सब लोग इसी रास्ते पे आगे चलेंगे। तो आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। तमाम जाति धर्म के लोग आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ। और जो लोग नहीं भी उपस्थित हैं, आपके माध्यम से मैं इस जिला के तमाम लोगों से, तमाम जिला वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर भेजने का काम कीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन भी बहुत नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। निश्चित रूप से बनेंगे। तो उस समय जिन मुद्दों की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेकर उस समय भी आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी। हम आपसे वादा करते हैं। तो इसके लिए ताकत हमको चाहिए, ताकत चाहिए। पूरा भरोसा है, आप सब लोगों के ऊपर विश्वास है कि सब लोग मिलकर ताकत जरूर दीजिएगा। और आगे आने वाला दिन पूरे बिहार के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। अंत में जिन साथी मित्र ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, दिन रात मेहनत की है, बहुत सारे लोग जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, सब लोगों ने मेहनत की है। तो आप सब लोगों की मेहनत का परिणाम है इतना अच्छा कार्यक्रम हो गया। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस कार्यक्रम